जिस प्रकार तुलसीदास ने 16वीं शताब्दी में बनारस में गंगा के तट पर रामचरितमानस अवधी में रच के राजा राम को जननायक बना दिया, उसी प्रकार हैदरगढ़ बाराबंकी आज डॉक्टर राम बहादुर मिश्र के अवधी भाषा के प्रसार के लिए पिछले 40 वर्षों से विख्यात है। 1985 में लखनऊ विश्वविद्यालय से अवधी भाग साहित्य में पीएचडी के बाद डॉक्टर मिश्र ने अपना जीवन अवधी को समर्पित कर दिया। 1990 में अवध भारती संस्थान की स्थापना की। 1990 से 94 तक अवधी त्रैमासिक पत्रिका जोंधैया का संपादन प्रकाशन किया। 1994 से अवध ज्योति का पिछले 26 वर्षों से संपादन प्रकाशन कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए 2016 में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर राम बहादुर मिश्र अवधी के प्रचार प्रसार के लिए भारत के भीतर और बाहर अनेक देशों की यात्राएं करके लोगों में अवधी की अलग जगाने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। 4 पुस्तकों पर उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान इन्हें पुरस्कृत कर चुका है। अवधी में लेखन, शोध, संपादन और प्रकाशन के जरिए एक भाषा के संरक्षण का जो कार्य समग्रता में डॉक्टर राम बहादुर मिश्र ने अब तक किया है, उसके कारण विश्व में अवधी के एकमात्र साधक और जानकार का दर्जा उन्हें मिल चुका है। मन के मौसम यूट्यूब चैनल में आज के हमारे अतिथि हैं डॉक्टर राम बहादुर मिश्र। तो राम बहादुर जी, आपका बहुत स्वागत है। हाँ, धन्यवाद। नमस्कार जी। जी, तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आप पिछले 4 दशकों से अवधी साहित्य साधना में लगे हुए हैं। अवधी के प्रति आपके इतने अनुराग और समर्पण की क्या पृष्ठभूमि है? 1979 में लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा मुझे पीएचडी शोधोपाधि हेतु विषय जो स्वीकृत हुआ, उसका शीर्षक था अवधी का फाग साहित्य एक अध्ययन। यह शोध 1985 में पूरा हुआ। इन 5 वर्षों में अवधी लोक साहित्य के संकलन और शोध सर्वेक्षण पर ध्यान गया। यह वो समय था, या यूं कहिए कि हमारी पीढ़ी, जिसके बाद लोक साहित्य की समझ और उसके प्रयोग में क्षरण होने लगा था। इस दृष्टि से मैं सौभाग्यशाली रहा कि मेरा अधिकांश जीवन लोक में ही बीता। लोक में जीने और उसे आत्मसात करने के कारण लोक को समझने और परखने की दृष्टि विकसित हुई। मुझे लगा कि हिंदी की महत्वपूर्ण लोक भाषा अवधी की मूल्यवान थाती को संरक्षित और प्रकाशित करने की महती आवश्यकता है। यहीं से अवधि के लिए नियोजित रूप से काम करने की योजना बनी। जी, तो मिश्र जी, अवधि के संदर्भ में आपकी 2 महत्वपूर्ण उपलब्धियां रही हैं। एक तो अवध भारती संस्थान की स्थापना और दूसरे अवधि त्रैमासिकी अवध ज्योति का 26 वर्षों से संपादन और प्रकाशन। इन दोनों ही उपलब्धियों को हासिल करना आसान तो नहीं रहा होगा। जी। सही कहा दीदी आपने। दरअसल यदि मेरे व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जाए तो यही 2 मुख्य आधार हैं। जी। अवध भारती संस्थान तथा अवध ज्योति। सन 1990 में अवधि के व्यवस्थित अध्ययन, अनुशीलन, शोध, अनुसंधान और प्रचार की दृष्टि से अवध भारती संस्थान का गठन मेरे गांव नरौली हैदरगढ़ बाराबंकी में हुआ। इन 30 वर्षों में संस्था की उपलब्धि आश्वस्त करती है। मैं बताना चाहता हूं कि मेरी लाइब्रेरी अवधि के संदर्भ में इतनी समृद्ध है कि कम से कम 12-14 बच्चे वहां से पीएचडी और एमफिल करने के लिए आए थे। संस्था द्वारा अब तक 105 पुस्तकें प्रकाशित की जा चुकी हैं, जिनमें से 15 पुस्तकें उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा पुरस्कृत हो चुकी हैं। अच्छा जी। और इस संस्था की सबसे बड़ी उपलब्धि तो मैं यही सोचता हूँ कि अवधि में लिखने वाले, पढ़ने वाले, रचने वाले तमाम सारी विधाओं में लोग थे, लेकिन एक तो उनको समर्थन नहीं मिल रहा था, प्रोत्साहन नहीं मिल रहा था, और अवधि को गांव की, देहाती की भाषा कहकर
उसका सम्मान देने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा था। जी जी। तो मुझे लगा यदि एक संस्था गठित की जाए और संस्था के द्वारा लोगों को जोड़ा जाए तो हो सकता है कि काम आसान हो सकता है। हाँ, एक मंच मिलेगा सबको। जी जी जी। और निश्चित रूप से मुझे इस सफलता जितनी मिली विगत 4 दशकों में मैं इसके प्रति आसान्वित नहीं था। तो ये 5-6 चीजें जो मुख्य रूप से संस्था की थी। पहली चीज तो 1990 से 2020 तक जी 100 से अधिक आयोजन किए गए अवधि के संदर्भ विशेष रूप से जी। वो चाहे अवधि महोत्सव हो, चाहे लोकोत्सव हो, और जिनमें अवधि लेखकों, कवियों, लोक गायकों, और लोक गायकों को मंच प्रदान किया गया और इससे हमारी सामूहिक शक्ति इकट्ठा हुई। सही बात है। दूसरा ये हुआ कि हमने अवधि के संदर्भ विचार गोष्ठियां और व्याख्यान मालाएं आयोजित की, जिनमें अवधि भाषा की महत्ता, उसकी साहित्य और संस्कृत के विविध पक्षों पर विचार विनिमय कराए गए और यहीं से लोगों के मन में ये लगा कि नहीं, ये बहुत समृद्ध भाषा है और उसके बाद इस ओर ध्यान गया लोगों का। तीसरा कि अवधि लोक साहित्य की प्रदर्शनकारी कलाओं, दरअसल अवधि के 2 पक्ष हैं, एक साहित्य, एक लोक साहित्य। तो लोक साहित्य आज नष्ट होता जा रहा है, खास करके ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने लोक साहित्य का बड़ा नुकसान किया। तो मैंने आल्हा, बिरहा और फाग, कजरी, ये 4 विधाओं के विशेष आयोजन हर साल मैं करवाता हूँ। अच्छा। और आपको मैं बताना चाहता हूँ, जिस दिन मेरा आल्हा गायन होता है और आल्हा गायन के समाप्ति के बाद फिर आधे घंटे तक इतनी भीड़ चलती है कि रोड पर आप चल नहीं सकते, रास्ता जाम हो जाता है। ये लोकप्रियता आल्हा की है। जी, जी। जो आल्हा लोग बुंदेलखंड से चला, अवध में आज भी इतना लोकप्रिय है। और इसी तरह बिरहा आप समझ लीजिए, लोग जानते हैं केवल अहीरों का जातीय गीत है, लेकिन बिरहा में हर जातियां गाती है। उसमें धर्म, अध्यात्म, समाज, रीति नीति, लोग बहुत सारे संदर्भ होते हैं। जी जी। तो ये दोनों विधाएं बहुत ही दुर्लभ विधाएं हैं। आला गाने वाले नहीं मिलते और बिरहा तो जानने वाले लोग नहीं मिलते। और तीसरा जो फाग है, क्योंकि फाग मेरा प्रीवियस है, मेरा शोध भी है, तो फाग साल में केवल 40 दिन गाए जाते हैं, बसंत पंचमी शीतलाष्टमी तक। तो मेरे घर पे फड़ लगती थी 15 दिन, बसंत पंचमी के दिन ही ये गीत है कि गड़के बसंत के ढाए बिना होली तापे न जावे। और वहीं से शुरू होता था। लेकिन देखिए, आप आश्चर्य करेंगे कि इस फाग मंडली में 20% सवर्ण जातियां होती थी और 80% वो पिछड़े दलित, जिनको शोषित वंचित आप कह रहे हैं। और क्या मस्ती आती थी, केवल ढोलक और मजीरे पर, और रात 12 बजे रात तक जो है गायन होता था। तो इन प्रदर्शनकारी विधाओं को ही मैंने मंच दिया। चौथी चीज ये था कि देखिए, आज सम्मान की बड़ी एक भूख हो गई लोगों में। कुछ लोग तो हमारे 2-3 मित्र हैं, उनको 3000 सम्मान मिले हैं। पता नहीं कहाँ से ले आते हैं कागज टुकड़े बटोर। सम्मान कहाँ है? जी। तो मैं आपसे बताऊं कि मैंने सोचा कि भाई इनका सम्मान होना है, तो अवध भारती सम्मान और लोक भारती सम्मान, 2 सम्मान मैंने शुरू किए। अवध भारती सम्मान साहित्य के लिए, लोक भारती लोक कलाओं के लिए। तो इससे क्या हुआ कि एक 15-20 वर्षों में मेरे पास एक बड़ी लंबी सूची बन गई, यहाँ से नेपाल तक। जिनको सम्मान दिया वो जुड़ गए और उनको ये लगा कि ये लोक साहित्य भी कोई चीज है। जैसे ये हमारे जो तमाम बिरहिया गायक, जब उनको मैंने मंच लखनऊ प्रदान किया, लखीमपुर में दिया, तो ये इनको वहाँ पारिश्रमिक मिला, सम्मान मिला, माला पहनाया गया और अंग वस्त्र दिया गया। तो इनको लगा कि अरे नहीं, अब तो बहुत ऊंची चीज है। तो ये चीज मैंने की। तीसरा, अवधि के प्रचार प्रसार के लिए मैंने अवधि भाषी प्रमुख केंद्रों, जैसे नैमिष है, अयोध्या है, प्रयागराज है, सीतापुर है, चित्रकूट, बाराबंकी, रायबरेली, सुल्तानपुर, इनमें विशेष रूप से अवधि के आयोजन कराए और यहाँ पर उन क्षेत्रीय साहित्यकारों को इकट्ठा किया। तो ये 5 खास करके काम अवध भारती के थे। दूसरा सवाल आप अवध ज्योत के संदर्भ में था। तो मेरा मानना है, या जहां तक मेरी जानकारी है,
कि भारत की पहली अवधि पत्रिका है जो 26 साल से छप रही है। हाँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि निकल तो आती हैं चीजें, लेकिन उनको चलाए रखना, जीवित रखना बहुत मुश्किल काम होता है। और जीवित रखने के साथ उनका स्तर बनाए रखना। दूसरा एक चीज आपको आश्चर्य होगा कि मैंने आज तक एक भी ग्राहक नहीं बनाई। मैं अपने वेतन से इनको निकालता था, क्योंकि ये मेरे लिए मिशन है अवधि, वेतन नहीं। मेरी आर्थिक सुरक्षा, मेरे पास खेती थी, सारी चीज। कभी मैंने ये नहीं सोचा कि मुझे साहित्य से कमाना है, जबकि आज का परिदृश्य आप देख रहे हैं कि साहित्य से लोग साहित्य को भी अर्थोपार्जन का माध्यम बना रहे हैं। तो इसके पहले हम 90 में जोधैया नाम की पत्रिका, जोधैया मैंने आप जानती होंगी, चंद्रमा को कहते हैं। हाँ, गांव अवधि में जोधैया कहते हैं, जोधैया। और इत्तेफाक से 4 वर्षों बाद भारत के सूचना प्रसारण मंत्रालय से इसको RNI नंबर मिल गया और नाम हुआ अवध ज्योति। तो तब से ये पत्रिका निकलना शुरू हुई और इसमें मेरा लक्ष्य था कि अवधि के अलक्षित, अप्रकाशित और उपेक्षित, अलक्षित, अप्रकाशित और उपेक्षित साहित्य व साहित्यकारों को प्रकाश में लाया जाए। मैंने कभी तुलसी, जायसी बड़े नामों के लिए नहीं, क्योंकि मैं तो जानता हूँ कि इनका साहित्य में स्थान है। मैं उन चीजों को लाना चाहता था। जनप्रति स्तर बहुत सारे साहित्यकार थे, तो इनको। और देखिए कि अवधि में आज भी कविता, लोग जानते हैं केवल कविता लिखी जाती है, लेकिन साहित्य की हर विधा, कहानी, लघु कथा, निबंध, एकांकी, नाटक, उपन्यास, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण आदि, इनका सबका मैंने उसमें प्रकाशन किया। तो नए सारे तमाम लेखक, रचनाकार पैदा हुए। और अवधि का लोक साहित्य है, खास करके आज हम साहित्य तो जिंदा है, जिंदा रहेगा, लेकिन लोक साहित्य तो थम गया है। आप लोक साहित्य की न समझ है, न किसी को परख है, क्योंकि नई पीढ़ी का दोस्त थोड़ा है। वो तो जब से उदारीकरण आया, भूमंडलीकरण आया, बाजारीकरण आया, तो वहां तो लोक साहित्य ये सब चीजें हाशिए पे चली गई। तो इसमें खास करके मैंने विरहा, फाग, कजरी, लोक गाथा और 12 मासा पर विशेषांक निकाले। और हमारी पत्रिका अवध ज्योत के कुछ महत्वपूर्ण विशेषांक हैं। बंशीधर शुक्ल, बलभद्र प्रसाद दीक्षित और चंद्रभूषण त्रिवेदी रमैका पर विशेषांक मिले। तो आचार्य मुख्य स्तंभ है। मुख्य स्तंभ ये तरह है। आचार्य विश्वनाथ पाठक पहले अवधि के रचनाकार हैं जिनको साहित्य अकेडमी ने अवधि में पुरस्कार दिया है। गुरुप्रसाद सिंह मृगेश, और आप जानते हैं कि त्रिलोचन शास्त्री, केदारनाथ अग्रवाल और नागार्जुन की त्रयी रही है। तो नागार्जुन ने तो मैथिली में काफी लिखा, लेकिन त्रिलोचन शास्त्री और केदारनाथ अग्रवाल की अवधि इतनी गजब की है जिसका मूल्यांकन कम होता है। और तो मैंने उन पर विशेषांक निकाले। और मैंने 2 नेपाली अवधि के विशेषांक निकाले, क्योंकि नेपाल में जो काम अवधि में हो रहा है, हम भारतवासियों को उससे सीखना चाहिए। कभी मौका मिलेगा तो विस्तार में, क्योंकि नेपाल में अवधि में बड़ा काम हो रहा है। अच्छा। पत्रिका ने पिछले वर्ष अपने रजत जयंती वर्ष में व्यापक अवधि समाज को जोड़ने के लिए देश विदेश में आयोजन करके 100 से अधिक अवधि आराधकों को अवध ज्योत रजत जयंती सम्मान प्रदान किया है। ये आयोजन भारत में सीतापुर, बाराबंकी, अयोध्या, प्रयागराज, रायबरेली, सुल्तानपुर जनपदों में, जबकि देश के बाहर नेपालगंज, काठमांडू और कंबोडिया में आयोजित किया गया। ये तो बहुत ही उपलब्धियां आपके संस्थान और पत्रिका के नाम हो गई हैं। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि ये आपका जो अवधि रचनाशीलता के 3 आयाम हैं, संपादन, प्रकाशन, अवधि लोक साहित्य का सर्वेक्षण, संकलन, शोध और विश्लेषण, और अवधि का मौलिक सृजन। अभी आपने जो बातें बताई उसके आधार पर ये पक्ष सब निकल के आते हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, दरअसल जो संपादन कर्म था, मैंने शुरुआत वहीं से की, क्योंकि मैं समझता कि अगर मैं अपने मौलिक लेखन में पड़ जाता तो हो सकता है मिशनरी काम ना हो पाता। जी बिल्कुल तो सही कहा। सबसे पहले मैंने जोधैया का प्रकाशन किया और जोधैया और अवध ज्योत के माध्यम से कम
1000 रचनाकारों को आज तक मंच मिल चुका हूँ, चाहे लेखक हूँ, चाहे कवि हूँ, चाहे साहित्यकार। तो जोधैया और ज्योत की चर्चा हो चुकी है। इसके अलावा मैंने एक नखत की श्रृंखला 5 भागों में निकाली थी, जिसमें अवधी कवियों को हर अंक में 11-11 कवि आए थे। अच्छा जी। और मैंने करीब 4 अवधी शोध ग्रंथों का संपादन किया, जिसमें ये माटी अवध रानी है, आपन धरती आपन धाम, अवधी त्रिधारा और लक्ष्मण प्रसाद मित्र रचनावली के 4 खंडों का संपादन और प्रकाशित किया गया जी। तो ये मेरा संपादन कार्य था। दूसरा, जो लोक साहित्य के संकलन, संपादन, सर्वेक्षण के अंतर्गत, तो उसमें पहला 1990 में ही मेरी किताब आई थी अवधी लोकोक्तियां, जिसके 3 संस्करण निकल चुके हैं और करीब 2,500-3 हजार लोकोक्तियां उसमें संकलित हैं। अच्छा। और ये पहली पुस्तक है अवधी की जिसमें आकारादिक्रम से नहीं, इसमें विषय वस्तु के आधार पर लोकोक्तियों का वर्गीकरण किया गया है। अच्छा, और मुहावरों और लोकोक्तियों का विषय क्रम से वर्गीकरण बहुत कठिन काम है। बिल्कुल। ये इसमें मुझे 4 साल लगे। उसके बाद दूसरा मेरा जो महत्वपूर्ण कार्य है वो अवधी के प्रतिनिधि मुहावरे। मतलब मुहावरे तो बहुत है, लेकिन मैंने प्रतिनिधि किया क्योंकि काम बहुत लंबा था और वो अपनी जेब से छपवाना था। तीसरा ये कि 12 मासा साहित्य, आप 2-4 12 मासा जानते हैं, आप 12 मासा, जायसी के 12 मासा बड़े चर्चित हैं, लेकिन मेरी एक पुस्तक आई लागे मसबा साड़, जिसमें 30-35 12 मासा अवधि के संकलित किए गए। अच्छा। और इस पर हिंदी संस्थान से पुरस्कार भी मिला था। तो एक दुर्लभ काम है तो। जी। एक अवधि लोकधारा नामक किताब आई, इसमें अवधि लोक साहित्य की 4-5 विधाओं पर खास करके फोकस किया गया है। और जो मेरा लोक साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण काम है, 1998 में मुझे उत्तर प्रदेश शासन से एक फेलोशिप मिली थी 1000 अवधि फाग गीतों के संकलन की। अच्छा। तो वो शोध वृत्ति मेरी 1 साल में, उसमें वो इतना कम समय दिया गया, 1000 फाग गीतों का संकलन, विवेचन, और उसमें मुझे निरोट रोल हो गई। आज के 20 साल पहले की बात थी, 22 साल की। लेकिन हुआ कि वो फिर शासन ने उस किताब को छापा, अवध में होली खेले रघुवीरा नाम से। और जो लोग कहते कि अवध में फाग नहीं है, बहुत लोगों ने फाग हजारा क्या क्या मतलब एक लोक साहित्य हजारा निकाला, लेकिन मैंने केवल 1000 अवधि के फाग गीत कलेक्ट किए। तो ये सबसे महत्वपूर्ण लोक साहित्य के क्षेत्र मेरा काम था। जी सही कह रहे हैं। तीसरा काम अभी मौलिक कृतियों की बात चाहती थी। असल व्यक्ति की पहचान मौलिक कृतियों से होती है जी। हमको कभी कभी लोग टिप्पणी करते थे, अरे भाई कोई संपादन हो, ये सब कोई 1-4 लाइन की कविता लिखे तो पता लगे इनको। नहीं सच्ची में आप देखिएगा। नहीं, काम तो मिश्र जी कोई भी आसान नहीं है, जितने आपने बीड़े उठाए वो सभी बहुत ही मुश्किल थे। जी कुछ भी आसान नहीं था। मौलिक लेखन तो मुझे लगता है आसान रहा होगा आपके लिए, जितना आपने ये मुहावरे, लोकोक्तियां, इन सब में काम किया। जी आज यही हो रहा कि लोगों की 50 किताबें आ रही, लेकिन इस तरह का कोई काम कर नहीं रहे तो साहित्य का कल्याण हो। जी। तो मौलिक कृतियां एक है मेरी बप्पा काल दिवाली है, ये अवधि कविताओं का संकलन है। अच्छा। दूसरी खड़ी बोली में कुछ अनुभूतियां, कुछ विचार, इसमें मेरे कुछ निबंध हैं ये कभी कभी, और इसमें आकाशवाणी की वार्ताएं भी मेरी हैं बहुत सारी। जी चलिए। और अवधि की विधा, निबंध विधा को विकसित करने के लिए गद्य में मैंने एक रहे राजा नामक अवधि निबंध लिखा, जिसे हिंदी संस्थान द्वारा जायसी पुरस्कार मिला था जी। और उसके बाद मुझे लगा कि अवधि में कहानियों पर मेरी किताब आनी चाहिए, तो नक्शेद भाई नामक अवधि कहानी संग्रह भी है, वो ये भी हिंदी संस्थान से पुरस्कार से हमारा। जी। इसके बाद क्योंकि मैं मूलतः बेसिक शिक्षक हूँ, तो मैंने बच्चों के लिए बहुत कुछ लिखा। और आकाशवाणी लखनऊ के बाल गोपाल कार्यक्रम में मेरी बहुत सारी कविताएं थी जी। तो अवधि में, तो उसमें पर्यावरण बचाओ भैया, बाल अवधि कविता, और हाथी और भैंसा की लड़ाई, अवधि बाल कथा गीत साहित्य, ये 2 महत्वपूर्ण कृतियां बच्चों के लिए थी जी। और एक मेरी किताब आई है 7 देशों की यात्रा, उसका नाम है बिंदास जिंदगी की झकास यात्रा, जिसमें नेपाल, भूटान, श्रीलंका, थाईलैंड और ये आपका इंडोनेशिया है, मॉरिशस है,
आर्य देशों की। ये यात्रा वृत्तांत है। तो ये इतना मौलिक काम मेरा वह, वैसे कई और अभी हमारी एक किताब आ रही निबंधों की, जैसे उनके दिन बहुरे। अच्छा। बहुत एक, हाँ, अवधि निबंधों की है, बहुत जल्दी आ रही है, लगभग छपने वाली है। तो ये इतना मेरा जो है काफी थी। जी जी। तो इतना क्या, इतने में तो मतलब एक व्यक्ति का काम लग ही नहीं रहा है, ये तो लग रहा है एक समेकित रूप से एक टीम का काम है। एक व्यक्ति इतनी चीजें कर ले, और इसमें इतना सारा तो शोध शामिल है, क्योंकि आपकी शुरू से लगन रही है और आपकी पैठ रही है, इसलिए आपने इतनी चीजों को समेट लिया। जी जी जी। और अभी भी आप मतलब सक्रिय हैं, तो अभी आप बहुत कुछ और भी करेंगे। तो आपने बीच बीच में कई बार नेपाल में अवधि की चर्चा की है कि वहाँ बड़ी अच्छी स्थितियां हैं। तो अवधि के प्रचार प्रसार के लिए आपने भारत और नेपाल के अवधिभाषी जनपदों में 2 जन जागरण यात्राएं भी निकाली। तो वो अनुभव कैसा रहा आपका? ये ऐसा था कि 2008 में एक दिन कोई अवधि की गोष्ठी थी, तो एक जगदीश पीयूष हैं, तो अवधि का बड़ा नाम है। तो उन्होंने कहा, मिश्रा जी एक काम किया जाए कि चलिए अवधि भाषी जनपदों के साहित्यकारों को इकट्ठा किया जाए। तो अवधि जन जागरण यात्रा, तो कहीं इसकी रूपरेखा बनाइए। उन्होंने इतना कह दिया। उसके बाद मैंने उस पर होमवर्क किया, और होमवर्क के बाद जो रिजल्ट आया उसमें मैंने 4 यात्राओं की परिकल्पना की। और वो 4 यात्राएं, उनके नाम थे अयोध्या यात्रा, चित्रकूट यात्रा, नैमिष यात्रा और प्रयागराज यात्रा। आप जानते हैं कि चारों स्थल भारतीय धर्म दर्शन के ऐसे स्थल हैं जिनसे पूरी दुनिया में भारत की पहचान है। तो ये विचित्र संयोग है कि चारों अवध में है। जैसे आपके यहाँ भारत के 4 धाम हैं, वैसे चारों तरफ, एक तरफ चित्रकूट है, एक तरफ अयोध्या है, एक तरफ नैमिष है, तो एक तरफ प्रयाग है। तो मैंने 2 यात्राएं की, अभी 2 प्रस्तावित है। चित्रकूट यात्रा और अयोध्या यात्रा मेरी संपन्न हो चुकी है। अभी नैमिष यात्रा, प्रयागराज यात्रा की शुरुआत नहीं हुई, और मुझे लगता है कि 1 साल में हो जाएगी। तो जो पहली यात्रा अयोध्या यात्रा के नाम से थी, तो ये जायसी के मजार से शुरू हुई। आप जानते हैं कि सुल्तानपुर के अमेठी, अब तो अमेठी जिला हो गया है, तो वहाँ जायसी के मजार है, और जायसी भाई अवधि के खाटी का भी है। तो वहां से शुरू करके हम लोगों ने 7 दिन की यात्रा थी। तो जायसी के मजार से फिर हम लोग आए जगदीशपुर, जगदीशपुर से अयोध्या, अयोध्या से गोंडा, गोंडा से फिर तुलसी की जन्मभूमि हम लोग गोंडा मानते हैं, पसका में, वहां रात में रुके। और उसके बाद फिर श्रावस्ती, और श्रावस्ती से बहराइच, और बहराइच से फिर नेपाल के गए नेपालगंज। नेपालगंज नेपाल में अवधि का केंद्र बिंदु, और वहाँ विचार गोष्ठियां हुआ। पहली बार वहाँ हमको महसूस हुआ कि अवधि वहाँ कितना काम हो रहा। किसी विद्वान साहित्यकार ने तो सबने यही लिखा कि नेपाल की तराई में अवधि बोली जाती। और जब मैं वहाँ गया तो उस उपलब्धि से मैं इतना विभोर हुआ कि मैंने कहा कि बस तुरंत नेपाल की यात्रा करनी है, और उसके 1 साल बाद में की। और फिर ये यात्रा बाराबंकी, लखनऊ होते हुए हैदराबाद में समाप्त हुई। ये यात्रा 2009 की यात्रा है, और 7 दिन की थी। हमारी दूसरी अवधि जनजागरण यात्रा ये 2016 में हुई, अक्टूबर 2016 में। और ये यात्रा, पहली यात्रा भारत से नेपाल को थी, ये दूसरी यात्रा नेपाल से भारत को। नेपाल के काठमांडू, नेपालगंज, अयोध्या, और फिर रायबरेली, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, और ये फिर अमेठी होते हुए फिर ये अमेठी में जायसी के मजार पर आई थी दोबारा भी यात्रा। तो इस तरह की 7 दिन की ये यात्रा है। इन यात्राओं में हमारे साथ करीब 35 साहित्यकार थे भारत और नेपाल के। अच्छा। तो जगह जगह गोष्ठियां होती थी, जहाँ जहाँ के क्षेत्र में जाते थे, कहीं दिन में होती थी, कहीं रात में होती थी। इन दोनों जागरण यात्राओं में अवधि भाषियों के बीच एक स्वाभिमान पैदा कर दिया कि नहीं हम अवधि वाले हैं, अवधि में भी कुछ हुआ। तो इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि अपनी भाषा के प्रति लोगों में स्वाभिमान लगा। जी। जी।
तो ये पड़ोसी देश नेपाल में अवधि की जमीन तलाशने वाले आप संभवतः पहले व्यक्ति हैं। और नेपाल में अवधी भाषा, साहित्य और संस्कृति की क्या स्थिति है? स्वाभिमान तो आपने जगाया, आत्मविश्वास जगाया, और वैसे भाषा के स्तर पर साहित्य और संस्कृति का क्या हाल है वहाँ पर? जैसा कि भी मैं बात कर रहा था, 2009 की अवधि जनजागरण यात्रा के बाद वहाँ मुझे एक वानगी मिल गई थी कि मुझे नेपाल आना है। ठीक एक वर्ष बाद 2010 में मैंने अपनी एक प्रस्तावित की यात्रा, हालांकि उस समय बड़ा विरोध था, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और मुझे बॉर्डर पे ही रोक दिया गया और नेपाल के अवधि साहित्यकारों ने कहा कि आप आइए नहीं, आपकी जान को खतरा है। तो मैं टांगे से नेपाल बॉर्डर पार किया। मैं पता नहीं मुझे उसने क्या, अब मैं हनुमान जी का भक्त हूँ, तो वो क्या मुझे शक्ति मिल गई कि नहीं तुमको चलना है। मैंने उनसे कहा मैं माँ बागेश्वरी देवी के मंदिर में मिलना हूँ, जो सभा स्थल है उसको बदल दिया जाए। जो त्रिभुवन चौक में कोई सभागार था, उसमें कार्यक्रम था। तो खैर उन्होंने कहा कि ठीक है हम बॉर्डर पर आकर स्वागत करें। उनका बॉर्डर पर मत मिलिए, आप सीधे बागेश्वरी मंदिर मिलिए, मैं दर्शनार्थी बन के आ रहा हूँ। अच्छा, तो मैं वहां गया बागेश्वरी मंदिर, वहां साहित्यकार मिले और जी वहां पे 2 दिन गोष्ठियां हुई और एक रात को तो माओवादी मुझसे मिलने आए वो, और बहुत नाराज थे। आधा घंटा उनका प्रवचन मैंने सुना। तो मैंने उनसे कहा भाई आप इतनी देर बात कर चुके, हम तो आए हैं, मेहमान है आपके, लेकिन आपकी शिकायत क्या है? कहे मेरी केवल एक शिकायत है, हम भारत को अपना बड़ा भाई मानते हैं, भारत हमें छोटा भाई क्यों नहीं मानता है? अच्छा। अरे मैंने कहा कि भैया ये तो, अरे आप भाई बड़े चुके, तो आप आश्चर्य करेंगे, वो जितने माओवादी थे 7-8 थे, वो आए उनसे गले मिले, पैर छूके थे। कहें कि मिश्रा सर अगर आप जैसे लोग हो जाए तो भारत और नेपाल के बीच की खाई पड़ सकती है। सही बात। तो उस दौरान मुझे देखा गया, मुझे देखने को मिला कि नेपाल सरकार ने पहली चीज तो अपने देश में 28 भाषाओं को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया है, जिसमें नेपाल की तराई, मधेश क्षेत्र, नवलपरासी, रूपंदेही, दांग, बांके, बर्दिया, कैलाली, कंचनपुर, कपिलवस्तु ये अवधिवासी जनपद हैं। तो वहाँ अवधि शायद 9वीं भाषा है जिसे राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। और इन 7-8 जिलों में अवधि को मातृभाषा के रूप में देखा जाता है। जी। नेपाल में अवधि भाषा, साहित्य और संस्कृत की जड़ें बहुत गहरी हैं। जी। नेपाल सरकार ने अवधिवासी जनपदों के प्राथमिक विद्यालयों में हमार भाषा अवधि नामक पुस्तक पाठ्यक्रम में समाहित की। वो किताब मेरे पास है। जी। और वहाँ जैसे अपने यहाँ साक्षरता है, प्रौढ़ शिक्षा है, एड्स है, और ये तमाम प्रचार साहित्य जो है सरकारी, वो सब अवधि में है, वो सब मेरे पास है। और वहाँ का सरकारी विकास कार्यक्रम संबंधी साहित्य अवधि में अकूत भरा हुआ, ये तो भारत सरकार को पहल करनी चाहिए। आज हम कहीं भी जाते हैं कि हम लोग अंग्रेजी उतनी बैंकों में इतनी जटिल है कि नहीं समझ पाते, तो एक किसान क्या समझ पाएगा। लेकिन वहाँ देखिए आम आदमी को जोड़ने के लिए वो अवधि में बुलेटिन जारी करते हैं। दूसरी चीज, नेपाल में अवधि की अनेक संस्थाएं जिनको सरकार द्वारा वित्तीय पोषण मिलता है। जी। और नेपाल में अवधि के 8-10 चैनल हैं अवधि भाषा प्रचार द्वारा। मैं गया एक चैनल पर, तो मेरा इंटरव्यू था, तो उन्होंने कहा कि हमारे भारत देश राम बहादुर मिश्र भैया आए हैं, अब उनसे निवेदन है कि आज जो है आपन अवधि में कविता सुनाऊं। फिर 4 खंडों में 1 घंटे में मुझे बोलना था, तो मैं अवधि में ही मुझे बोलना पड़ा। इसी तरह त्रिभुवन विश्वविद्यालय में एक सेमिनार था, भारत में अवधि अनुवाद, मुझे अवधि में बोलना पड़ा। और वहाँ एक चीज मैंने देखी है कि वहाँ न माला न फूल न कुछ, आपको एक गुलाब की पाखुड़ी दी जाएगी और सीधे आप बोलेंगे। आधे घंटा आपका व्याख्यान होगा, आधे घंटे आपसे सवाल जवाब होगा। ये अपने देश में नहीं है। और आखिरी बात ये कि जैसे अपने साहित्य अकादमी, साहित्य की सर्वोच्च संस्था, वैसे नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान काठमांडू में जो हो नेपाल का सर्वोच्च संस्थान, और उस संस्थान में
अवधि अध्ययन का एक प्रकोष्ठ है। मैंने देखा कि यहाँ महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्या निवासी जैसे बड़े बड़े विद्वानों के निबंधों का अवधि में अनुवाद वहाँ हुआ। तो कुल मिला के वहाँ पर अवधि की स्थिति भारत से बेहतर। जी जी, ये तो सही बात आपने बताई। मिश्र जी, आपने अवधि प्रचार प्रसार के लिए कई देशों, विशेषकर दक्षिण पूर्व एशिया के देशों की यात्राएं की हैं। वहाँ पर अवधि की क्या संभावनाएं हैं? देखिए दीदी, एक बात जान लीजिए कि अगर विदेशों में भारत की चर्चा होती तो दो महत्वपूर्ण घटक है। पहला है राम कथा, दूसरा बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म और यही दोनों चीजें भारतीय धर्म, दर्शन और संस्कृति के उन्नायक हैं। बौद्ध धर्म और राम कथा विदेशों में। और ये अद्भुत संयोग है कि दोनों ही महापुरुष, भगवान बुद्ध और भगवान राम, दोनों अवध की भूमि पैदा हुए। जी। अब भाई कपिल वस्तु भले इस समय नेपाल में है, लेकिन नेपाल में वो अवधिवासी क्षेत्र है। और भगवान राम अयोध्या में पैदा हुए। और ये मैंने जिन देशों में गया वहाँ देखा, या तो बौद्ध धर्म या राम कथा, रामलीला। तो ये जो दोनों राम अप्रतिम नायक हैं भारत के, ये अवध में ही जन्मे और इनका व्यापक प्रभाव विदेशों में, विशेष रूप से दक्षिण एशिया। अवधि न केवल उत्तर प्रदेश के 25 जनपदों की लोकप्रिय भाषा है, अपितु मध्य प्रदेश, बिहार, नेपाल देश के विस्तृत भूभाग में विश्व की 29वीं प्रमुख भाषा है। और आप ये समझिए कि भारत के बाहर नेपाल, सुरीनाम, फिजी, मॉरिशस, गुयाना, ट्रिनिडाद, टोबैगो आदि देशों में इसकी व्याप्ति है। अब मैं बताऊं, वहाँ मॉरिशस में अभी भी तरकारी कहते हैं सब्जी को। अच्छा। करछुल शब्द कहते हैं। झाड़ू, उसको झाड़ू शब्द जो है ना, उसको बढ़नी, एक बढ़नी, पहले अवधि में बढ़नी हम लोगों गांव ढोला जाता आज भी, तो बढ़नी वहाँ अभी भी प्रयोग की। इन देशों में आज भी अवधि की दशक गिरमिटिया मजदूर ज्यादातर अवध प्रांत से गए थे। तो ये अपने साथ रामचरितमानस और हनुमान चालीसा और ये अवधि लोक साहित्य लेके गए थे। आज भी वहाँ सूरीनाम में चौताल सिंगिंग होती है, बैठक गाना उसे कहते हैं। ये फाग का एक रूप है चौताल। तो वहाँ गुलाल के नाम पर ये जॉनसन बेबी पाउडर लगाते हैं, गले में गुलाल बनते हैं। तो अवधि संस्कृति विशेष रूप से, और सूरीनाम की सरनामी और फिजी की फिजी बात, ये जो भाषाएं हैं विशेष रूप से अवधि की ही इनका मूलभूत है। तो अवधि संस्कृति खास करके राम कथा के लिए, आप जानते हैं कि इंडोनेशिया में रोज रामलीला होती है समुद्र तट पर, और उसमें 80% मुसलमान रहते हैं और सब के सब जो है इतने भाव विभोर रामलीला करते हैं कि आप आश्चर्य। सही बात है। जी जी। अच्छा, तो वैश्विक स्तर पर आप बताएं कि ये जब इस तरह के देश जो हैं इतना अवधि का माहौल बनाए हुए हैं, तो विश्व स्तर पर क्या स्थिति आपको लगती है अवधि की? सर, स्थितियां ये है कि हमारी सरकार को पहल करनी चाहिए। हम जैसे लोग एक बार दो बार चले गए, जैसे अभी मैं मॉरिशस गया था 2 साल पहले, तो वहाँ रामचरितमानस को रामायण कहते हैं और ये कहते हैं भोजपुरी में। तो एक विचार गोष्ठी थी कि मॉरिशस में अवधि और भोजपुरी का स्वरूप, तो संचालन इत्तेफाक से यही करना था। तो मैंने वहाँ के विद्वानों से प्रश्न किया कि आप कहते हैं कि रामायण भोजपुरी में है, तो रामायण लिखा किसने है? तो उन्होंने कहा कि तुलसीदास ने लिखा। तो मैंने अगला सवाल किया, तो तुलसीदास ने लिखा, तो तुलसीदास अवधि के भोजपुरी के? तो कहे नहीं, तुलसी तो अवधि के हैं। तो मैंने कहा कि जब वो तुलसी अवधि के हैं तो आप भोजपुरी के कहें, ये तो अब मेरी समझे नहीं आ रहा था। तो आप सोचिए वहाँ आज भी पियरी चलती है, पीरी शादी विवाह में पियरी चलती है। तो ये अवधि संस्कृत है, भाषा गीत तमाम सारे हैं। आप देखिए वो सुंदर सुभूम भैया भारत के देशवा से, मोरा प्राण बसे हिम खोहरे बकोइया, एक द्वार घेरे रामा हिम सिंधु को तो हलवा से, 3 द्वार घेरे सिंधु गहराए रे बटोलिया। अब आप सोचिए कि ऐसे लोकगीत वहाँ पढ़े जाते हैं। और बहुत सारे लोकगीत जो प्रवास पीड़ा के हैं, गिरमिटिया मजदूरों के, अवधि वहाँ पर। अब हमारा प्रयास हमारी सरकार को होना चाहिए, हालांकि शुरुआत हुई है
और आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो विश्व हिंदी सचिवालय बन रहा है मॉरिशस में बन रहा है, उसका केंद्र हो गया है। तो बड़ी संभावनाएं हैं जी। और बस हाँ, ये चीज मैंने देखा कि उन लोगों में बड़ा अनुराग है अवधी के प्रति, संस्कृत भाषा के प्रति। और तमाम सारी हमारे सुल्तानपुर जनपद की एक महिला आई थी, बहुत बड़ी, वहाँ उनका बड़ा कारोबार है और किसी धार्मिक संस्था से जुड़ी हुई है। वो आई, हम लोगों को अपने घर लेके गई, पूरा बताया कहीं हमारे गांव से आए, भगवान राम की भूमि से आए हैं। तो भगवान राम की भाई भूमि, देखिए भगवान राम तो अवधी के नायक हैं, उनको नायक न कहिए, उनके नायक हैं, तो भगवान राम अवधी के नायक हैं। तो बड़ी संभावनाएं हैं। और 7 दिनों में आप जानते हैं 7-8 दिन की यात्राओं में हम लोग क्या कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल अवधि की प्रबल संभावना है। हाँ, नहीं, एक आपने जो जायजा लेने की बात है, जो नब्ज पे हाथ रखने की बात है, 7 दिन काफी थे और आपकी मतलब जिजीविषा दूसरे ढंग की थी, इसलिए आपने इतने कम समय में, इतनी कम यात्राओं में इतना कुछ जान लिया। अब देखिए, आप वहाँ पर हम लोगों को दाल भरी पूरी और कद्दू की सब्जी मिली वहाँ पर, तो कैसे वो लोग आपकी खान पान, अवधी खान पान संस्कृत को जो बचाए हुए, राम जी के गांव से आए, राम जी के देश से आए हैं, ये वहाँ कहते हैं। और वहाँ तो मैंने सुना, मतलब मिक्सअप हो गई है वहाँ, लेकिन आज भी अवधी के बहुत सारे शब्द वहाँ पर। बस ये कि ये सरकार का दायित्व है, ये हमारे जैसे लोग नहीं कर पाएंगे। हम भारत में तो कर सकते हैं, लेकिन विदेशों में हम क्या कर सकते हैं, जहाँ के हमारी सीमित संसाधन। जी जी जी। अच्छा, शिक्षा के क्षेत्र में आपको देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार राष्ट्रपति महोदय द्वारा प्रदान किया गया, तो शैक्षिक संदर्भ में अपने योगदान के विषय में भी कुछ बताएं आप। हाँ दीदी, देखिए, ये सच कहूँ कि भगवान राम की कृपा थी या अवधी माँ की कृपा थी, क्योंकि बहुत कठिन होता है उत्तर प्रदेश से 1-2 जिलों लोगों का चयन होता है। 2016 में मेरा चयन हुआ था और ये मेरे जीवन की सर्वोत्तम उपलब्धि है। मतलब राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त करना भी, इससे बड़ा कोई पुरस्कार तो होता नहीं भाई, कोई पद्मश्री जो भी हो, लेकिन देता तो राष्ट्रपति ही है। तो हम शिक्षा के क्षेत्र में, और यह मैं वैश्विक शिक्षा में के नाते, दरअसल पीएचडी तो मेरी 85 में हो गई थी, लेकिन मेरी घरेलू समस्याएं, परिस्थितियां ऐसी थी कि मैं बाहर निकल नहीं पाया। और जब मैंने शुरुआत की तो 400 रुपया मुझे वेतन मिलता था 84 में। और तब कहावत है कि करे मास्टरी दूजन खाए, लड़कियां हुए नहीं होते। ये मैंने पेड़ के नीचे बच्चों को पढ़ाया, बच्चे टाट पट्टी बोरिया घर से लेके आते थे। लेकिन कभी दरअसल हर बच्चा मेरी नजर रहता था, पहली दृष्टि मेरी। मैं कभी उस समय फीस भी पढ़ती थी, 2-4 गरीब के बच्चे फीस नहीं दे पाते तो उनको मैं फीस अपनी ज्यादा नहीं पढ़ता था, 5-6 रुपए पढ़ता था उनका पूरे साल का, तो मैं अपनी जेब से दे देता था। और जो भी प्रतिभावान गरीब बच्चे थे, क्योंकि बेसिक स्कूलों में वही लोग आते हैं, तो उनको विशेष रूप से। दूसरी चीज, आज शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारी चीजें, बहुत अच्छा शिक्षण है और बहुत सारे प्रयोग हैं। ये प्रयोग मैंने शुरू किए थे 20 साल पहले कर दिए थे। पता नहीं कैसे मुझे लगा कि ये प्रयोग मुझे करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अध्यापकों की कमी होती थी। उस समय जब मैंने ज्वाइन किया, उस समय बहुत हाई स्कूल पास अधिकांश शिक्षक हुआ करते थे। तो मेरा ये सोचना था कि बच्चों को नए युग से जोड़ना। उस समय टेलीविजन भी नहीं आया हुआ था जबकि मैं बात कर रहा हूँ, ये संचार क्रांति भी नहीं आई हुई थी। तो उस समय उन बच्चों को, लेकिन एक बात तो है कि उस समय के माहौल में आज के माहौल में बड़ा फर्क आ गया। बच्चे और अभिभावक दोनों ही शिक्षक के प्रति बहुत सम्मानित भाव रखते थे। आज शिक्षा व्यवसाय हो गया है, मिशनरी स्वभाव नहीं रह गया है। और मैं तो कह रहा हूँ कि बहुत समय से मैं रिटायर हो गया। बड़ी पीड़ा होती है शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि शिक्षा का व्यवसायीकरण इस देश के लिए बहुत ही घातक है। गरीब और प्रतिभावान बच्चे तो कभी आप समझ लीजिए जा ही नहीं सकते। आप सोचिए कि जब करोड़ों रुपया एमबीबीएस में लगता है तो गरीब बच्चा कैसे जा पाएगा। तो अब यह है कि अब बहुत सारे पहले तो इस पर तो अलग से चर्चा करने के विषय है, लेकिन बस ये कि सीधी बात इसे कि जो मुझे बड़ी ग्लानि होती, चिंता होती बहुत, कि जो शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया, घर घर बांटे, कुत्ते की तरह बांटे से स्कूल खुल गए, गाँव में, कस्बों में, शहरों में। और शहरों तो आप देख ही रहे हैं कि बहुत सारी व्यवसायिक संस्थाएं हो गई। जी।
अच्छा मिश्र जी, चलते चलते आपसे ये जानना चाहेंगे कि पीछे तो आपने इतिहास रच दिया है, आगे आपकी भावी योजनाएं क्या हैं? तो सब दीदी ऐसा है कि अब हमारी भावी योजना एक ही चीज है, बड़ा काम है। अवधी का कोई मुकम्मल इतिहास नहीं आया, अवधी भाषा साहित्य का एक संपूर्ण प्रामाणिक इतिहास लिखने की और तैयारी में कर रहा हूँ, क्योंकि जब भी होता है तो नई पुरानी ही चीजें गाई जाती हैं। इधर 3 दशकों में बड़ा काम हुआ है, और खास करके नेपाल की अवधी विदेशों में, और एक अवध डायस्पोरा है जिसकी भी मैं विदेशों में बात कर रहा था। ये अगर इन देशों में 7-8 देशों की अवधी संस्कृति पर, मैं भाषा की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर हम भाई संस्कृत व्यापक शब्द होता है, उसमें खान पान की संस्कृति है, रहन है, आपका शिष्टाचार है, सारी चीजें हैं। तो ये चीजें, तो मैं इस इतिहास ग्रंथ में सारी चीजें समझना चाहता हूँ। अब ईश्वर मुझे शक्ति दे, आप सबका आशीर्वाद हो, क्योंकि काम जटिल है, ये सबसे कठिन काम मेरे जीवन का शायद लगा है। नहीं, लेकिन ये संभव आपके द्वारा ही हो सकता है। एक चीज ये भी है इसके साथ में, क्योंकि जब आपने अगर इसके बारे में सोचा है, तो इसका मतलब है कि जो आपने अब तक अपनी जड़ें इस काम में जमाई हैं, तो अब ये आगे चलकर उसका विकास है एक तरीके से। जी अच्छा जी, एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ, मैं कभी भी एक साथ 20 काम नहीं करता, एक काम में करता हूँ, जो लक्ष्य लेता हूँ उसको निपटाने के बाद आगे क्या आएगा। जैसे बहुत सारे लोग हमको ये करना वो करना, हम कभी इसमें नहीं। भाई देखिए, मैं जीवन को आज मानता हूँ, मैं वर्तमान में जीना चाहता हूँ। 66 साल मेरी उम्र हो गई है। ये तो ईश्वर का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि मुझे इतना इस उम्र में सुनना है कि 40 साल के युवक जैसा जोश मेरे अंदर आती है। तो लेकिन किसी को भविष्य किसी नहीं देखा, तो इसलिए मैं चाहता हूँ जो काम उठाऊं उसको पूरा करूं। हाँ, पूरा भी करता चलूं। और अगला जन्म मिले मुझे तो अवधि के लिए, बस एक मेरी इच्छा है कि एक बार अवधि के लिए अगला जन्म मिल जाए, तो जो बहुत सारे काम बाकी हैं। हाँ, नहीं, अब अगले जन्म की बात तो अभी आप इसलिए स्थगित रखें क्योंकि इस जन्म के जो बीड़े आप उठा चुके हैं उनको पूरा करना है। और डॉक्टर राम बहादुर मिश्र जी, आज आपसे अवधी भाषा के संदर्भ में बहुत सारी बातें हुई और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। किसी उपलब्धि पर खुश होना, गर्व महसूस करना एक बात है, लेकिन उपलब्धि को हासिल करना बहुत मुश्किल होता है, खास तौर से जब ये अपनी जड़ों को तलाशने का मामला हो। अवधी लोक जीवन और साहित्य की संजीवनी है। इसे जिलाए रखने के लिए आपके प्रयासों को न केवल जानना चाहिए बल्कि इनसे जुड़ना भी चाहिए। तो मन के मौसम YouTube चैनल में शामिल होने के लिए, इतनी जानकारी देने के लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। धन्यवाद।